गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो एक जैसा हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उन यौगिकों को हम समावयवी और इस घटना को हम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि समावयवी कौन होते हैं? जिनका अणुसूत्र तो एक जैसा हो लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो। ठीक है, तो उपसहसंयोजी यौगिकों की समावयवता को दो भागों में बांटा जाता है। पहली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। आज के इस वीडियो में हम पहले चर्चा करेंगे संरचनात्मक समावयवता की। तो संकुल यौगिकों के संरचनात्मक अंतर से यह समावयवता प्रदर्शित होती है, यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण समावयवता का उत्पन्न होना। ठीक है, तो जो है पहला है प्रकार इसमें पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि बहुलकीकरण समावयवता। तो वस्तुतः ये सही अर्थों में समावयवता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ही समान होते हैं। अणुभार तो इनके क्या होते हैं, वास्तव में भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Pt का होल ट्वाइस Cl2, Pt का होल 4 PtCl4, Pt का होल 4 Pt का होल थ्राइस Cl3 का होल ट्वाइस, तथा Pt का होल थ्राइस Cl2 PtCl4। तो इन सारे यौगिकों में मूलानुपाती सूत्र क्या है, समान है। ठीक है, तो इस प्रकार की समावयवता संभवतः इस कारण होती है कि संकुल बनते समय लिगेंडों की व्यवस्था में नाभिकों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र तो क्या है, समान है, लेकिन अणुभार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बहुलकीकरण समावयवता या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी है आपके आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि आयनीकरण समावयवता। तो इस प्रकार की समावयवता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली होती है, यानी कि इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CO Br NH3 का होल 5 SO4 और CO SO4 NH3 का होल 5 Br में ब्रोमाइड और सल्फेट आयनों की स्थिति क्या हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। इसके कारण इनके आयनीकरण में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भी क्या है, अलग अलग है, जिससे इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा और भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी कि हाइड्रेट समावयवता। तो वस्तुतः है ये आयनिक समावयवता का ही एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें क्या होता है, संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाले लिगेंड्स में से एक लिगेंड क्या होता है, जल का अणु। ठीक है, जैसे CrCl3.6H2O के 3 समावयवी पाए जाते हैं, जिनके विलयन की आणविक चालकता का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ में AgCl का प्रेसिपिटेट भी भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है तो CrH2O का होल 6 Cl3। तो यहाँ पर जब इस कंपाउंड का आयनीकरण होगा तो हमें 4 आयन मिलेंगे टोटल, 3 तो क्लोराइड आयन और एक CrH2O का होल 6 + 3 आयन। ठीक है, अब दूसरा है CrClH2O का होल 5 Cl2.H2O। तो यहाँ पर कितने आयन मिले, 3 आयन मिल गए। ठीक है, और CrCl2H2O का होल 4 Cl.2H2O, यहाँ पे आपको 2 आयन मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कि बंध समावयवता। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल NO2- आयन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनर है, अतः किसी भी परमाणु के साथ में बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, अर्थात समावयवता की संभावना है। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें 2 डोनर एटम पाए जाते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है डोनर एटम डिसाइड होता है कि कौन सा डोनर एटम जो है मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
तो जैसे CO का होल 5 NO2 Cl2 कॉम्प्लेक्स के दो भिन्न भिन्न आइसोमर्स बनाए जा चुके हैं, यानी कि इन दोनों संकुलों में क्या है, NO2 माइनस समूह जो है संकुल आयन में स्थित होता है। तो इनमें से एक संकुल जो है वो लाल रंग का होता है और अम्लों के साथ शीघ्रता से विघटित हो जाता है और नाइट्रस अम्ल मुक्त करता है। और जो है इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइटों यानी कि RONO के समान है, यानी कि इस संकुल में धातु परमाणु के साथ में जो NO2 माइनस समूह है उसका ऑक्सीजन परमाणु जो है वो मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है। जबकि इसके विपरीत जो उसका दूसरा समावयव है, आइसोमर है, वो आपके पीले रंग का कॉम्प्लेक्स है और ये अम्लों के प्रति क्या है, स्थायी होता है और आसानी से अपघटित नहीं होता है। और इनके जो करैक्टर है वो है कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों, यानी कि नाइट्रो एल्केन के समान इनके प्रॉपर्टीज़ है। और यानी कि इस संकुल में धातु परमाणु के साथ NO2 माइनस समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब है आपके उप सहसंयोजक समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जब किसी यौगिक का धनायन और ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के रूप में विद्यमान हो तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंड के इंटरचेंज होने से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे CONH3 का होल 6 CrCN6 और CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जो समावयवता के चरम उदाहरण है और इन दोनों के मध्यवर्ती और कई भी आपके एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपके उप सहसंयोजकता की स्थिति की समावयवता, यानी कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार की समावयवता कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उप सहसंयोजक समावयवता की भांति दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब है आपके नेक्स्ट लिगेंड आइसोमेरिज्म। जो लिगेंड स्वयं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वे उस कॉम्प्लेक्स में भी इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे लिगेंड है आपके डाईएमिनो प्रोपेन। तो जो है डाईएमिनो प्रोपेन जो है वो दो प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाता है, 1,3 डाईएमिनो प्रोपेन और 1,2 डाईएमिनो प्रोपेन। तो जब ये मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो मेटल में भी ये जो है आइसोमेरिज्म उत्पन्न करेंगे। तो लिगेंड के द्वारा जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न की जाएगी उसे हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो उप सहसंयोजक यौगिकों की त्रिविमीय समावयवता में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो प्रकार के आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो यह समावयवता जो है वो अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और उसकी आकृति जो है वो धातु की उप सहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यानी कि जो है हम त्रिविम समावयवता का जो अध्ययन है वो उप सहसंयोजक संख्या के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी शो करती है। तो उप सहसंयोजक संख्या 4 के लिए दो प्रकार की आपके आकृति पॉसिबल होती है, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। पहला है टेट्राहेड्रल। यदि एक चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी और समान बंधु कोण पर व्यवस्थित रहते हैं तो हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी कि जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 जो लिगेंड है, समूह है, वो एकदम समान दूरी और समान बंधु कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए इस आकृति के लिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना ही नहीं बनती है। लेकिन यदि चारों लिगेंड जो है वो भिन्न भिन्न हो तो अणु कैसा हो जाएगा, आपके अणु हो जाएगा एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसलिए उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण आ जाएगा और वह जो है आपके मिरर इमेज के रूप में, यानी कि आप हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स के रूप में 2 आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, तो चतुष्फलकीय संकुलों में यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है
ऑप्टिकल एक्टिविटी उस समय भी होती है यदि केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ में दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हो, है ना। वो दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होने चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में भी अणु में जो है एसिमेट्री आ जाएगी, सम्मित नहीं रहेगा अणु। अतः दो मिरर इमेज के रूप में उनका अणु मिलेगा और आइसोमेरिज्म में शो करेगा। यानी कि वो दो ऑप्टिकल एक्टिव रूप कौन कौन से होंगे, डी और एल रूप होंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब है आपके स्क्वायर प्लेनर अगर ज्योमेट्री हो तो वर्ग समतलीय आकृति में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो है स्क्वायर प्लेनर क्षेत्र में 4 समूह अरेंज रहते हैं। ये समस्त समूह उसी एक ही तल में होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। अतः इस आकृति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना तो है, लेकिन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी की संभावना नहीं है। यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो आपके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं अगर दिए गए चारों समूह के जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं वो चारों अलग अलग हो, या फिर दो एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हो। जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पर सेम प्लेन में होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स की संभावना नहीं बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, क्योंकि चारों लिगेंड उसी तल में व्यवस्थित रहते हैं जिस तल में केंद्रीय धातु परमाणु रहता है। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक यौगिक को मिल्स और क्वीबेल द्वारा 1935 में दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स डी और एल के रूप में यहाँ पे सेपरेट किया, और इस यौगिक का नाम था आइसोब्यूटिलीन डायमीन मेसो स्टिल्बीन डायमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। ठीक है, तो जो है इसकी संरचना को देखने पर क्या स्पष्ट हुआ कि यौगिक के अणु में न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और न ही इसमें सिमेट्री ऑफ एक्सिस है। इसलिए अणु कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण पाया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि अणु एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है आपके वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता बहुत ही सामान्य बात है। तो जो है द्विप्रतिस्थापित संकुलों में यदि दोनों समान समूह यदि एक ही तरफ स्थित हो तो हम बोलते हैं इसे सिस आइसोमर, और जिनका कुछ न कुछ आपके डायपोल मोमेंट होता है। और यदि समान समूह जो है अणु में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित हो तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, जैसे सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यदि किसी संकुल में कोई एसिमेट्रिक कीलेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वह कीलेट संकुल भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि एसिमेट्रिक कीलेटिंग समूह जो है स्क्वायर प्लेनर अणु में दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, अब है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या 6। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजक संख्या 6 के लिए अणु की आकृति अष्टफलकीय होती है, न कि षटकोणीय या प्रिज्मीय, क्योंकि ये संकुल या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हैं या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ये बनते हैं। तो इस संकरण में अष्टफलकीय आकृति में 6 कक्षकों का निर्माण होता है। तो उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुलों में दोनों प्रकार की समावयवता पाई जाती है, दोनों प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो अष्टफलकीय संकुलों में कई प्रकार की समावयवता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। जो कौन कौन से होते हैं, यानी कि M, A4, X2 प्रकार के संकुल, यानी कि 6 लिगेंड में से 4 लिगेंड तो एक जैसे हो और 2 क्या हो,
आपके अलग। ये जो दो लिगेंड अलग है, यदि वो सेम साइड है तो सिस आइसोमर्स बन जाएंगे, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर्स बन जाएंगे। इसी प्रकार से MA3X3, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई से भी दो लिगेंड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं, और अगर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है तो सिस आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से MAA का होल ट्वाइस X2, यानी कि दो तो बाइडेंटेड लिगेंड हो जिसमें दोनों डोनर एटम क्या हो, एक जैसे हो, और दो एक जैसे दूसरे लिगेंड हो। तो एक जैसे जो दूसरे लिगेंड है यदि वो सेम साइड तो सिस आइसोमर्स, और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यानी कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स दर्शाते हैं। इनमें कई प्रकार की प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, और ये प्रकाशिक समावयवता जो है वो अणुओं की आकृति में एसिमेट्री के कारण पैदा होती है, यानी कि अणुओं में सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री ऑफ एक्सिस जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। यानी कि MAA का होल थ्राइस, MAA का होल ट्वाइस X2, MAA X2 Y2 आदि कई प्रकार के अष्टफलकीय संकुलों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यानी कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, यानी कि कोई भी प्लेन नहीं लगता है, या फिर उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ठीक है, या फिर उनमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री ऑफ एक्सिस भी एब्सेंट होती है। तो ये ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ओके।